हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस टेक विपिन सर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो पढ़ाई लिखाई को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए आज क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि हमारे लिए है संधारित्र की ऊर्जा। किसी संधारित्र में कितनी ऊर्जा होती है, आज इसको पढ़ने वाले हैं। संधारित्र की ऊर्जा का हम सूत्र कैसे डेरिवेशन करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। संधारित्र की ऊर्जा किस प्रकार से निकाली जाती है इसके बारे में बात करेंगे। अगर इसके पहले संधारित्र कहते किसे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये सभी लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में पहले से मौजूद हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर संधारित्र के बारे में अच्छी आपकी जानकारी होगी तभी संधारित्र की ऊर्जा वाला टॉपिक आप समझ पाएंगे। तो प्लीज़ हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ पर जाके पहले संधारित्र की वाला वीडियो देखें कि संधारित्र कहते किसे हैं। इसके बाद तब यहाँ पर आएंगे तो बहुत बेहतरीन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो संधारित्र हम जानते हैं क्या होता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में हम परिवर्तन किए बिना उस पर आवेशों की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं। फिर से, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, एक प्रकार से एडजस्टमेंट है, जिसमें हम दो चालक को एक दूसरे इस प्रकार समीप लाकर एडजस्ट करते हैं कि चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना हम आवेशों की पर्याप्त मात्रा उस पर संचित कर देते हैं। धारिता का मतलब ही होता है कि धारण करने की क्षमता। यहाँ पर हम संधारित्र, ये संधारित्र है जिसमें दो प्लेटें हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस d है और इनका जो क्षेत्रफल है वह a है, इसका भी क्षेत्रफल a है। ये हमने मान लिया कि संधारित्र है। अभी ये आवेशित नहीं है, ये चार्ज नहीं है, आवेशित ये चार्ज नहीं है। हमने कहा कि इसका हम चार्जिंग करेंगे। तो चार्जिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि चार्जिंग अपने आप हो नहीं जाएगा, चार्जिंग हमें करना पड़ेगा। चार्जिंग करना पड़ेगा इसका मतलब हमें आवेश देना पड़ेगा इसको, और अगर हम इसको आवेश देंगे तो जाहिर सी बात हमें कार्य करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर अभी तक आवेश नहीं है, हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव आवेश दिया, एक पॉजिटिव आवेश दिया तो उसके सापेक्ष यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। ये इंडक्शन के कारण होता है कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो ठीक उसके विपरीत यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो प्रोसेस होता है वह चार्जिंग बाय इंडक्शन का होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन का होता है। अगर प्रेरण द्वारा आवेशन को पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर 1 में यह है, प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, उसको देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है। तो फिर जैसे अगर यहाँ पर आवेश हम देते हैं पॉजिटिव तो यहाँ पर फिर निगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव तो फिर निगेटिव, इस प्रकार से यहाँ पर पॉजिटिव आवेश हम देते चले जा रहे हैं और इसमें निगेटिव आवेश बढ़ते चले जाएंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि जब यहाँ पर पॉजिटिव आवेश पहले से है तो जब एक्स्ट्रा नया पॉजिटिव आवेश यहाँ पर आने न लगता है तो पहले से जोन बा आवेश है उसका विरोध करे लागत है। यहाँ पर जब पॉजिटिव आवेश पहले से है, जब नया पॉजिटिव आवेश इसके अंदर आने लगता है तो चूंकि हम जानते हैं कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं, तो इसके चक्कर में यहाँ पर जो पहले से पॉजिटिव आवेश होता है वह आने वाले नए आवेश पर क्या करेगा, आने वाले नए आवेश पर क्या करेगा, जब यहाँ से जो पहला पॉजिटिव आवेश होगा वह आने वाले नए आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा और उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। अगर उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि यही कार्य उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, उसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ये मान के चलिए कि अगर हम किसी के विरुद्ध भी कार्य कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर हमारे विरुद्ध ऊर्जा संचित हो जाएगी। अब जैसे कोई काम कर रहा है कि कोई कहा कि ये कार्य ना करिए, लेकिन हम फिर भी उसको कार्य को कर रहे हैं तो उसके मन में क्या आएगा, मेरे लिए एक एनर्जी संचित होएगी, चलो तो है देख ले बे, आ जाए ना हो तो ये क्या हो गया, उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी तो है देख ले, इसका मतलब कि आपके विरुद्ध वो तैयार हो गया है। ठीक इसी प्रकार जब आने वाले आवेश का
आने वाले आवेश को इसका विरोध करता है, लेकिन फिर भी उसको हम लेकर आते हैं, तो इसके अंदर एक स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। तो उसी स्थितिज ऊर्जा को हम यहाँ पर ज्ञात करना चाहते हैं। यहाँ पर हमने नोट कर दिया, किसी संधारित्र को आवेशित करने पर, किसी कैपेसिटर, एक संधारित्र है, इसको आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे हम संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं। संधारित्र की ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। संधारित्र की ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। संधारित्र की ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। अभी हम देख रहे थे कि इस पर कोई भी आवेश नहीं था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर आवेश देते चले जा रहे हैं, यहाँ पर आवेश, यहाँ पर माइनस, फिर और आवेश देंगे, यहाँ पर और माइनस, यहाँ पर आवेश माइनस, जितना ज़्यादा इस पर आवेश होता चला जाएगा उतना उस पर एनर्जी संचित होती जाएगी। इसको हम आवेशित कहाँ से कर रहे हैं? अनावेशित से। डिस्चार्ज अवस्था से आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, किसी संधारित्र को अनावेशित से आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं। मान लेते हैं कि जो यहाँ पर लिया गया संधारित्र है उसकी धारिता C है। माना लिए गए संधारित्र की धारिता C है। माना लिए गए संधारित्र की धारिता C है। यदि संधारित्र को किसी समय Q आवेश देने पर उसी समय जिस समय हम इसको Q आवेश दे रहे हैं उस क्षण विभव V होता है। हमने क्या कहा कि मान लेते हैं जो हमारे पास संधारित्र है जिसकी धारिता C है, उस संधारित्र को हम किसी समय Q आवेश देते हैं और उस क्षण उसका विभव V हो जाता है। कह सकते हैं उस क्षण उसका विभव V हो जाता है। तो हम जानते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि C बराबर होता है Q बाई V। यहाँ से हम इसको भी निकाल सकते हैं, C इक्वल टू Q बाई V। ये फार्मूला आता कहाँ से है? हमने कहा कि किसी को जितना आवेश देंगे उसके विभव में उतना वृद्धि होती है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होता है, C कांस्टेंट लगता है तो Q इक्वल टू CV आता है। यहाँ से हमारा आ जाएगा C इक्वल टू Q बाई V। आगे हम देखते हैं यहाँ पर। अब देखो इसको हम आवेशित कर रहे हैं, तो ये मान लेते हैं कि इसको हम DQ आवेश देते हैं। इतना देने के बाद हम इसको DQ आवेश देते हैं। चूँकि DQ आवेश, अल्प आवेश बहुत DQ दे रहे हैं तो उसके कारण किया गया कार्य भी बहुत कम होगा। अगर किया गया कार्य बहुत कम होगा तो क्या आ जाएगा? कहते हैं माना संधारित्र को DQ आवेश देने पर संधारित्र को DQ आवेश देने पर किया गया कार्य
किया गया कार्य dw है। अब आप कहेंगे कैसे dw है? हमने कहा कि नए आवेशों को लाने पर जो पुराने आवेश हैं उनके वो उसको प्रतिकर्षित कर रहे हैं और उन्हीं के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ रहा है, और उसी कार्य को हम लिखा है। माना संधारित्र को dq आवेश देने पर किया गया कार्य dw है। तो हमारा dw कार्य किसके बराबर हो जाता है? कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है विभव और गुणे आवेश, विभव गुणे आवेश। तो यहाँ पर कार्य हमारा कितना है? हमारा dw कार्य हुआ है, विभव कितना है उस समय v विभव है, कितने आवेश देने पर? dq आवेश देने पर। अगर हम संपूर्ण कार्य ज्ञात करें, अगर हम संपूर्ण कार्य ज्ञात करें तो क्या आ जाएगा हमारा? संपूर्ण कार्य के लिए, संपूर्ण कार्य के लिए इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। समीकरण 1 का समाकलन करते हैं, समाकलन करते हैं, कर दीजिए। आ जाएगा dw समाकलन v इंटू dq। मान लेते हैं कि जब इसमें कोई चार्ज नहीं था, इसका मतलब कि q इक्वल टू 0 था, उसमें कोई आवेश नहीं था, तो उस समय किया गया कार्य भी 0 था। लेकिन जैसे जैसे आवेशों की मात्रा बढ़ती गई, कितनी मात्रा आ गई? q आवेश संचित हो गए, q आवेश संचित हो गए, तो यहाँ पर जो कार्य भी हो गया वो w हो गया। फिर से इस बात को समझेंगे, जब यहाँ पर कोई आवेश नहीं हम लाए थे, इसका मतलब q बराबर 0 था। जब कोई आवेश हम नहीं लाए तो जाहिर सी बात अभी कार्य भी नहीं करे हैं, तो w बराबर 0 है। हमने इसमें बारी बारी करके एक एक करके q आवेश ला दिया, तो q आवेश ला दिया तो इसके कारण किया गया कार्य भी क्या हो गया? w हो गया। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ से हमें पता है, क्या पता है कि c इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। तो हम यहाँ से अगर चेंज करें तो कह सकते हैं v इक्वल टू क्यू बाई सी होगा, v इक्वल टू क्यू बाई सी होगा। इस चीज़ को अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ाएं, इसका समाकलन करें, तो dw का समाकलन तो w होगा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से w आएगा। यहाँ पर ये 0 से q है, v की वैल्यू रख देंगे q बाई सी है और इंटू dq। 1/c कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे। ये पहले अपर लिमिट रख देंगे माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पर आ जाएगा 1/c बाहर हो जाएगा। समाकलन हो जाएगा 0 से q तक, किसका हो जाएगा? q इंटू dq का। समाकलन का फार्मूला यहाँ पर कौन लगेगा? यहाँ पर फार्मूला लगेगा समाकलन x की पावर n dx का जो फार्मूला होता है वह होता है xn+1 अपान n+1। ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को लगा दें, काम बन जाएगा। यहाँ पर x के पावर n, यहाँ पर जो q की घात है वह 1 है। अगर q की घात 1 है तो हमने कहा है कि जो घात रहे उसी में 1 जोड़ दीजिए और उतने से नीचे भाग कर दीजिए, आपका समाकलन हो जाएगा। मीन्स हमारा यहाँ पर आ जाएगा w इक्वल टू 1/c। यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया q की घात 1 है, 1 और जोड़ देंगे और अपान 1+1। कहाँ से कहाँ तक करेंगे? 0 से q तक। ये हमको दे देगा 1/c और मिल जाएगा q²/2। q²/2 कहाँ से कहाँ तक? 0 से q तक। तो हमारा w आ जाएगा इक्वल टू 1/c। अपर लिमिट रख देंगे, 2 बाहर कर सकते हैं, यहाँ से 2 बाहर कर लेंगे 2c, और q अपर लिमिट रखेंगे तो q² हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस लोअर लिमिट q की जगह पर 0 रख देंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। कुल मिला के हमें मिल गया यहाँ पर w इक्वल टू q²/2c। ये किए गए कार्य का सूत्र मिला। अब हमने यहाँ पर कहा है कि जो संधारित्र में आवेशित करने में किया गया कार्य होता है वही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं। संधारित्र की ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। अगर संधारित्र के अंदर जो किया गया कार्य है
वही संधारित्र की ऊर्जा है, और संधारित्र की ऊर्जा हम U लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम W को U से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर ऐसा कर देंगे तो आ जाए U इक्वल टू Q²/2C। ये वाला हमारा संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र प्राप्त हो गया। चाहे तो इस फार्मूले में थोड़ा चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज करेंगे, हम यहाँ पर उसको चेंज कर देते हैं। हमारा जो फार्मूला प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ Q इक्वल टू Q²/2C। यह हमारा फार्मूला प्राप्त हुआ किए गए कार्य की। हम जानते हैं Q इक्वल टू CV होता है। अगर Q इक्वल टू CV है तो यहाँ से Q इक्वल टू CV है तो Q² इक्वल टू क्या हो जाएगा, C²V²। अगर इसको ले जाए किसमें हम रख दें तो क्या आ जाए, C²V²/2C। एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, U² 1/2, यहाँ पर एक C बच गया और एक V बच गया। तो ये हमारा फार्मूला हो गया U इक्वल टू 1/2 CV²। ये किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य किया गया होता है, इसका मतलब है कि जो कार्य किया गया है वही संधारित्र की ऊर्जा है। तो किसी संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र है कहाँ से कहाँ तक, उसको डिस्चार्ज अवस्था से कहाँ तक आवेशित करने में Q आवेश तक आवेशित करने में जो किया गया कार्य होता है, जितनी उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, उसका ये फार्मूला है U इक्वल टू 1/2 CV²। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको ज्ञात कर सकते हैं कि ये हम फार्मूला अवकलन विधि से निकाल सकते हैं, जिसके कलन शास्त्र से तो निकाल सकते हैं। इसके अलावा यही फार्मूला हम ग्राफी विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट करेंगे और इसके बाद तब हम बताते हैं कि ठीक इसी फार्मूले को हम ग्राफी विधि से कैसे हल कर सकते हैं, इसी फार्मूले को हम ग्राफ के माध्यम से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद फिर आगे हम देखते हैं। हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं कि ग्राफ के माध्यम से किस प्रकार से संधारित्री ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। इसका मतलब कि जैसे जैसे किसी चालक को हम आवेश देते हैं वैसे उसकी आवेश में वृद्धि होती है। तो अगर हम Q और V के बीच में ग्राफ खींचे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम चालक Q को यहाँ पर आवेश देते चले जा रहे हैं वैसे वैसे उसके विभव में वृद्धि होती चली जा रही है। फिर से हमने कहा कि जैसे जैसे यहाँ पर Q बराबर भी 0 है और V बराबर भी 0 है, जैसे जैसे हम यहाँ पर चालक को आवेश देते चले जाएंगे, यहाँ पर पहुँच जाएंगे Q तक, वैसे वैसे उसकी धारिता भी, उसका विभव भी बढ़ते 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 यहाँ पर पहुँच जाएगा जो कि है V पर। तो इस प्रकार से हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है। इस ग्राफ के माध्यम से हम ज्ञात करना चाहते हैं संधारित्र की ऊर्जा। तो हम जानते हैं कि अगर कोई ग्राफ बना होता है तो उसमें हम अगर किया गया कार्य निकालना चाहते हैं, क्योंकि संधारित्र को स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है क्या, संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य। और किया गया कार्य निकालने के लिए जो ग्राफ प्राप्त होता है वह ग्राफ, और जो एक्स एक्सिस होती है, जो एक्स अक्ष होती है, उसके बीच में जो घिरा क्षेत्रफल होता है वही क्षेत्रफल किए गए कार्य के बराबर होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य W इक्वल टू यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं O और A और B। हमने क्या कहा, जो ग्राफ में प्राप्त हुआ है ये मतलब OA और एक्स एक्सिस में जो उसके साथ OB के साथ जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, तो कह सकते हैं किया गया कार्य W इक्वल टू त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल।
ओ ए बी का क्षेत्रफल। ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो कह सकते हैं त्रिभुज ओ ए बी समकोण है। समकोण काहे है? क्योंकि कोण B इक्वल टू 90 है, इसलिए यह समकोण है। अगर ऐसा है तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र का होता, बताओ जी लड़कों। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बतावा। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र का होते हैं पता, हमें सब लोग जानता है, लेकिन ऑनलाइन है कैसे बताएंगे। तो आ जाएगा 1/2 आधार गुणे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, मीन्स आ जाएगा 1/2। और यहाँ पर अगर हम निकालें तो आ जाएगा त्रिभुज W इक्वल टू त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकलेगा इस फार्मूला से 1/2। इसका आधार कितना है? आधार 0 से Q तक, इसका मतलब Q है, और इसकी ऊंचाई कितना है? ऊंचाई V है, तो Q इंटू V आ जाएगा। तो W इक्वल टू आ गया 1/2 QV। ये किए गए कार्य का सूत्र है। अब कहेंगे सर अभी जो निकाले थे वो तो दूसरा था, अभी ये दूसरा आ रहा है। तो मेरे भाई वही है, थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। Q इक्वल टू CV होता है। अगर इस चीज़ को यहाँ पर रख दें तो W इक्वल टू आ जाएगा 1/2 CV इंटू V। तो जो हमें प्राप्त हो जाएगा W इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। तो ये हमें फार्मूला प्राप्त हो गया है। अब हम कहें कि किया गया कार्य जो होता है वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, और स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। तो ये हमने ग्राफी विधि से भी प्राप्त कर लिया है। ये काफ़ी आसान है, बहुत छोटा है, ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने पढ़ा संधारित्र की ऊर्जा के बारे में, कि संधारित्र की ऊर्जा कितनी होती है और किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, कैसे ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा, क्या आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। अगर आपको इसको समझने में कोई भी डाउट्स है तो बेशक बिना किसी झिझक के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, और आंसर हम देने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके अंदर जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल सके। फिर भी अगर यहाँ पर कोई भी परेशानी आ रही है तो उसको हमारे इंस्टाग्राम आईडी है और फेसबुक आईडी है, वहाँ से भी, टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो कुल मिला के जैसे भी हो सके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आगे की क्लास में हम ये बताएंगे कि संधारित्रों का संयोजन किसे करते हैं। जैसे हमारे पास 10 ओम का 2 संधारित्र है और हमें किसी फैन में लगाने के लिए केवल 5 फैरेड का 10 फैरेड के हमारे पास 2 संधारित्र हैं, और हमें किसी फैन में लगाने के लिए केवल 5 फैरेड का चाहिए। तो उसको हम 5 फैरेड कैसे बनाएंगे ताकि हमको नया ना लेना पड़े, पुराने से ही काम हो जाए। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार आपका कि आपने वीडियो को पूरा देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।